हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशंस कि जो हमारे पास कोलाइडल सोल्स रहती है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज रहती है या फिर रहती है नेगेटिवली चार्ज। और चार्ज उन पे किस तरह से आता है उस मेथड को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कोएगुलेशन। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि कोएगुलेशन हम किसे कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल आता है हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, विच इज कॉल्ड एज हार्डी-शूल्स रूल। आफ्टर दैट हम उस रूल को भी डिस्कस करेंगे। उस रूल को समझने के लिए बेसिकली आपको कोएगुलेशन क्या होती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमें पता है कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी स्टेबिलिटी का रीज़न है उसके ऊपर का चार्ज। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे पास चार्ज्ड हैं तो वो रहते हैं स्टेबल। अब देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब देखिए, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, उन्होंने अपने सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब किया हुआ है। फॉर दैट रीज़न ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये आपस में एसोसिएट करके बिगर मॉलिक्यूल्स बना देंगे, और जिसकी वजह से ये कोलाइडल रेंज में फॉल नहीं करेंगे। मतलब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल रहना है, जो स्टेबिलिटी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, उसका कारण क्या है? इन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर का चार्ज। क्योंकि ये सभी पर एक जैसा चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोएगुलेट नहीं होते। कोएगुलेट होने का मतलब कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर एक बिगर पार्टिकल नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते। क्योंकि अगर ये प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, उस टाइम पे जब इनका साइज बढ़ जाएगा तो ये कोलाइडल रेंज में फॉल नहीं करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया है, इसी तरह से अगर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो, तभी भी स्टोरी तो यही रहेगी कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इन पे सिमिलर चार्ज है इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। क्योंकि ये रिपेल करते रहेंगे इसलिए ये सिस्टम में सस्पेंडेड रहेंगे, पूरे सिस्टम में सस्पेंडेड रहेंगे इधर उधर, एंड दे मेक द कोलाइडल सोल स्टेबल। और चार्जेस जो हैं ये कोलाइडल सोल को स्टेबल कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है? इनके ऊपर के चार्जेस। रीजन फॉर स्टेबिलिटी, और वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। कि चार्जेस की वजह से जो कोलाइडल सोल है उसकी स्टेबिलिटी रहती है। क्या हो अगर ये चार्जेस ना रहें? अगर ये चार्जेस ना रहे तो क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि ये जो इसके ऊपर ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए अगर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना हो, दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये लीजिए, अगर इनके ऊपर चार्जेस खत्म कर दिए जाए तो अब देखिए ये न्यूट्रल हो गए। तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए रिपल्शन का कारण ही नहीं बचता। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, इसी तरह से और पार्टिकल आ जाए। जितने भी पार्टिकल्स आते जाएंगे ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते जाएंगे और अल्टीमेटली क्या बना देंगे? ये प्रेसिपिटेट्स। जब प्रेसिपिटेट्स बन गए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। जब इनके ऊपर चार्जेस ना रहे, चार्जेस खत्म हो जाएं,
चार्जेस खत्म हो जाएं और जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच करें, एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्या बना दे, प्रेसिपिटेट्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन या फिर इसे कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन। कोएगुलेशन और इट इज कॉल्ड एज फ्लॉक्यूलेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये इनके ऊपर के जो चार्जेस हैं वो खत्म होंगे कैसे। अगर इनके ऊपर चार्जेस हैं तो ये चार्जेस खत्म हुए कैसे। ये चार्जेस खत्म होते हैं बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो इनके सरफेस पे चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब देखिए ये हमारे पास पूरी कोलाइडल सोल रेडी है। अब मान लीजिए इसमें हमने ऐड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस। इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और किया भी एक्सेस में। तो जब इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट का ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन है, जैसे कि मान लीजिए कि NaCl ऐड किया। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब NaCl में से जो ऑपोजिटली चार्ज आयन है जैसे कि Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन क्योंकि एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो इसलिए वो क्या करेगा, इस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को जो कि सरफेस पे अवेलेबल है उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। देखिए अगर हमारे पास ये कोई डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है जिसके सरफेस के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, जब हम उसमें कितना सारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से जो नेगेटिव आयन है, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज कौन करेगा, द नेगेटिव आयन। तो जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन है जब वो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज, तो ये क्या करता जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म कर देगा। अल्टीमेटली ये जो हमारे पास पार्टिकल था अब इस टाइम पे क्या हो चुका है, न्यूट्रल। जैसे एक पार्टिकल न्यूट्रल हुआ है इसी तरह से बाकी जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स है वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे। जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो इनके पास कोई कारण ही नहीं है रिपल्शन का। अगर तो सिमिलर चार्ज होता तो रिपेल करते, अब इनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर रिपल्शन। क्योंकि रिपल्शन का कारण नहीं है इसलिए ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट्स। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। सो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज कोएगुलेशन? इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिनोमिना किस चीज का है, प्रेसिपिटेशन का। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन। किसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है यहाँ पे, कोलाइडल पार्टिकल्स की। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल और कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एक्सेस। अब कोएगुलेशन हो किस कारण से रही है, जब हम उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिकली यही है कोएगुलेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन किसकी हो रही है, कोलाइडल सॉल्यूशन की। कैसे हो रही है, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस। तो यही क्वेश्चन है कि कोएगुलेशन क्या है, व्हाट इट इज। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाट, किस चीज की, कोलाइडल सॉल्यूशन की। और कब, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया जाए।
तो यही चीज है, यही है यहाँ पे हमारे पास कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन की प्रोसेस। इसके बाद हार्डी एंड शूल्स, इन्होंने इस चीज को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉरवर्ड किया है। तो सबसे पहले अभी आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं हार्डी शूल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हार्डी शूल्स लॉ। तो क्या कहता है ये लॉ? देखिए यहाँ पे इस लॉ के दो मेन पॉइंट्स है, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास द आयंस कैरिंग द चार्ज opposite to that on soul particles are effective in causing the coagulation of the soul। तो देखिए हमारे पास क्या है कि जो सोल है, सोल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है और सोल हो सकती है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक NaCl, अगर हमारे पास NaCl है तो आयंस क्या देगा ये हमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखिए अगर तो हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, तो इसकी कोएगुलेशन कौन करवाएगा? इट्स कोएगुलेशन will be carried by, तो कोएगुलेशन कौन करवाएगा? नेगेटिव आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज सोल हमारे पास है, तो इसकी कोएगुलेशन करवाएगा Cl नेगेटिव। और अगर सोल है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जो कोएगुलेशन है, नेगेटिवली चार्ज सोल की जो कोएगुलेशन है, इट विल बी कैरिड आउट बाय Na पॉजिटिव आयंस। तो ये चीज है यहाँ पे, जो भी चार्ज है सोल का, सोल चार्ज के ऑपोजिट चार्ज वाला आयन, सोल के ऊपर कुछ भी चार्ज हो, उसके ऑपोजिट चार्ज का जो आयन है वो उसकी कोएगुलेशन करवाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट NaCl से Na पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव चार्ज सोल की कोएगुलेशन करवा सकता है, जबकि जो Cl नेगेटिव आयन है ये कोएगुलेशन करवा सकता है पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल की। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास MgCl2 है, MgCl2 है तो आयंस आएंगे Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हो तो आयंस आएंगे Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो MgCl2 के केस में भी यही रहेगा कि MgCl2 में जो Mg2 पॉजिटिव आयंस है, Mg2 पॉजिटिव आयंस अच्छे से कोएगुलेशन करवा सकते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल की, जबकि जो Cl नेगेटिव आयंस है वो डेफिनेटली किसकी कोएगुलेशन करवाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज सोल की। सिमिलर विद द AlCl3, जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस हैं ये कोएगुलेशन करवा सकते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल की, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज सोल है उसकी कोएगुलेशन करवाई जाएगी बाय Cl नेगेटिव आयंस। अब क्वेश्चन तो ये है कि मान लीजिए वी जस्ट सपोज कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, वी हैव नेगेटिवली चार्ज सोल। तो नेगेटिव चार्ज सोल है अगर, तो डेफिनेटली उसकी जो कोएगुलेशन है कौन करवाएगा? पॉजिटिव आयंस, दैट आर दी केटोयंस। अब क्वेश्चन तो ये है कि मान लीजिए हमने इस नेगेटिवली चार्ज सोल में हमने मान ली 3 केसेस लिए। एक केस में हमने क्या किया कि जो नेगेटिवली चार्ज सोल है उसमें NaCl ऐड कर दिया, दूसरे केस में हमने उसी नेगेटिवली चार्ज सोल में ऐड किया MgCl2, और तीसरे केस में उस नेगेटिवली चार्ज सोल में हमने ऐड कर दिया है AlCl3। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस केस में कोएगुलेशन ज्यादा अच्छे से होगी? यहां पे आता है हार्डी शूल्स का सेकंड लॉ। हार्डी शूल्स का सेकंड लॉ कहता है greater the valency, or here you can say the charge, greater the valency or charge of an ion, greater is the coagulating पावर।
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही उसकी कोएगुलेशन करवाने की पावर रहेगी। मतलब सबसे ज्यादा चार्ज अब किसके ऊपर है? एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में। मतलब कोएगुलेशन की अच्छी कैपेसिटी, ग्रेटर कोएगुलेशन पावर किसके पास है? एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव के पास। तो मतलब एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है और इससे कम है Mg2 पॉजिटिव की और इससे भी कम है Na पॉजिटिव की। मतलब जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसकी कोएगुलेटिंग पावर मैक्सिमम है। उससे कम किसकी हो गई? MgCl2 की, और उससे भी कम किसकी हो जाती है? Na पॉजिटिव। So this is the thing here. यही है यहाँ पे हार्डी-शूल्स का सेकंड लॉ। ग्रेटर द चार्ज ऑफ एन आयन, जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी आयन का, एन आयन, ग्रेटर द चार्ज ऑफ एन आयन, ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर, उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी इसकी कोएगुलेटिंग पावर। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। तो अभी सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें, इसके बाद हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आउट ऑफ BaCl2 एंड KCl विच इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल। कहते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिवली चार्ज सोल की कोएगुलेशन अच्छे से कौन करवाएगा? BaCl2 या फिर KCl। तो सिंपली आप इनके आयन्स देखिए क्या है, Ba2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज की जो कोएगुलेशन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज आयन ही कराएंगे। तो BaCl2 से पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा Ba2 पॉजिटिव, जबकि KCl से आएगा K पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए K पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है जबकि बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। बड़ा चार्ज किसका है? बेरियम का। तो अच्छे से कोएगुलेशन भी कौन करवाएगा? BaCl2। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा कि अच्छे से कोएगुलेशन कौन करवा सकता है? BaCl2। इन्होंने साथ ही पूछा है गिव रीजन, रीजन बताइए कि आप क्यों कह रहे हो कि BaCl2 अच्छे से कोएगुलेशन करवा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज एज पर हार्डी-शूल्स लॉ। ये हार्डी-शूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप इसका रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप हार्डी-शूल्स लॉ के दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। तो ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी कोएगुलेशन पावर सबसे कम है उसे पहले लिखेंगे एंड देन हम इंक्रीज करते जाएंगे उसकी कोएगुलेटिंग पावर को। तो सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी? जिसका चार्ज सबसे कम है, जैसे कि Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की कोएगुलेटिंग पावर है, इट इज लेस देन SO4 2 नेगेटिव और इसकी कम है PO4 3 नेगेटिव से, और PO4 3 नेगेटिव की कम है कोएगुलेटिंग पावर FeCN होल 6 4 नेगेटिव से। तो ये है यहाँ पे ट्रिक, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अगर आप यहाँ पे FeCN 6 होल 4 नेगेटिव इसे आप पहले लिख देते हो और पूरा सीक्वेंस चेंज कर देते हो, उस टाइम पे भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ध्यान रखिए कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा गया है उसी ऑर्डर में लिखिए। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है तो सबसे पहले वो आयन लिखेंगे जिसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम है और धीरे धीरे इन्हें बढ़ाते चलेंगे। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले वो लिखेंगे जिसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो ये है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ जाते हैं। अब
अब देखिए ज़रूरी नहीं है ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, यहाँ पे हो सकता है एग्जाम्पल्स चेंज हो सकता है यहाँ पे ArCl3 लिखा होता, तो इस तरह से एग्जाम्पल्स चेंज हो सकती हैं। या फिर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सोल पूछी हो तो उस केस में हम उसके नेगेटिव आयंस को देखेंगे। नेगेटिव आयंस जैसे कि इस यहाँ पे हमारे पास है ही, इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। तो नेगेटिव आयन का जब हम चार्ज देखेंगे, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वही अच्छे से कोएगुलेशन करवा सकता है। तो ये तो आपके पास सैंपल्स हैं जिस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। वेरिएशंस तो किसी भी तरीके से हो सकती है, तो इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली अपने माइंड में रखें। हार्डी-शोल्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर पढ़ें अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें।